हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन सिंह, भूमि और कौटिल्य तीनों ही इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि वह इस वक्त सोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते और लगातार सोचते रहने से सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग थकने वाला था। ऊपर से उनका शरीर पहले ही काफ़ी थका हुआ था। कुल मिलाकर अच्छी नींद लेना ही इस वक्त बेहतर था ताकि आने वाली सुबह का हर प्रकार से सामना किया जा सके। कुछ ही देर में वह तीनों अपनी अपनी सीट पर गहरी नींद में जा चुके थे। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने कानों में रुक रुक कर कुछ शब्द सुनाई देने लगते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी सीट बेल्ट। हम कुछ ही देर में इन्हीं आवाज़ों के साथ कौटिल्य की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तभी उसे अपनी आंखों के सामने शीशे के दूसरी तरफ फैला हुआ प्रकाश दिखाई देता है और कुछ ही पलों में उसे अपनी स्थिति का भान होता है। उसे याद आता है कि वह इस वक्त एरोप्लेन में है और लैंडिंग का वक्त हो चुका है। इसके बाद वह अपनी गर्दन अंदर की तरफ घुमाता है तो भूमिका भी कुछ ऐसी ही स्थिति में नजर आती है। दरअसल भूमि को भी ऐसा ही लगता है जैसे कि अभी कुछ ही मिनट पहले उसे नींद आई थी और तुरंत ही अजीब सी आवाज़ों ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए थे और वह खुद को नींद से बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उसे अपने सिर बेहद भारी महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन और भूमि पूरी तरह से सचेत हो जाते हैं। कुछ ही देर पहले जो भूमिका नींद लेते हुए बेहद शांत थी, लेकिन अब नींद से बाहर आते ही वह एक बार फिर से बेचैन हो उठती है। उसे एक एक पल एक एक साल जैसा महसूस हो रहा था। वह जल्द से जल्द लैंडिंग के बाद अपने काम को अंजाम देना चाहती थी। अलग अलग तरह के ख्यालातों ने भूमिका को चारों तरफ से घेर लिया था। उसे लगातार कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। कुछ ही पलों बाद भूमिका बिना किसी की तरफ देखे पूछती है, तुम दोनों के हिसाब से इस वक्त किसकी मदद लेना हमारे लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है? भूमि के सवाल पर कौटिल्य गहरी सोच में चला जाता है। इसी बीच अर्जुन सिंह सोचते हुए जवाब देता है, मुझे लगता है कि अगर हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हमारी मदद करे तो हम उस व्यक्ति को बचाने में आसानी से सफल हो सकते हैं। अर्जुन सिंह के जवाब देने के बाद भी कौटिल्य जब कुछ नहीं कहता तो भूमिका उसकी तरफ देखते हुए उससे सवाल करके उसे उसकी सोच से बाहर ले आती है। भूमि कहती है, कौटिल्य तुम्हें क्या लगता है? कौटिल्य जवाब देता है, मुझे लगता है कि अर्जुन सिंह सही कह रहा है। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहता है, इस वक्त यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन सवाल यही है कि वह हमारी मदद क्यों और कैसे करेगा। लेकिन इससे पहले कि कौटिल्य आगे कुछ कहता, भूमि उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, यही बात तो मुझे लगातार परेशान किए हुए है कि हम ऐसा क्या करें कि वह हमारी बात मानकर मदद करने के लिए तैयार हो जाए और हमारे यहाँ होने के बारे में दुश्मन को खबर भी ना मिले। मॉरिशस एयरपोर्ट। कुछ ही देर में वह तीनों मॉरिशस के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। बजाय यहाँ से एग्जिट करने के भूमि लगातार फ़ोन पर बिजी दिखाई दे रही थी। भूमि के हाव भाव को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह किसी बेहद ज़रूरी बातचीत में मशगूल है। वहीं कौटिल्य बेहद शांत भाव से एक चेयर पर बैठा हुआ था। लैपटॉप पर तेज़ी से अपनी उंगलियां चला रहा था, जिस पर भूमिका का कोई ध्यान नहीं था। अर्जुन सिंह कौटिल्य के सामने की ओर लगी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था और लगातार भूमि व कौटिल्य की गतिविधियों पर निगाहें जमाए हुए था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। आगे कुछ भी करने से पहले उसके लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी था कि भूमि और कौटिल्य किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसे उन्हीं दोनों के अनुसार आगे बढ़ना था, क्योंकि उसकी कोई भी अलग तरह की गतिविधि उनके कार्य को विपरीत दिशा की ओर धकेल सकती थी। भूमि से इस वक्त कुछ भी पूछना इसलिए फिजूल था क्योंकि वह पहले ही काफ़ी परेशान और गुस्से में दिखाई दे रही थी। इसके अलावा कौटिल्य बेहद बिजी दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे भी टोकना बेकार ही था। इस स्थिति में सबसे बेहतर यही था कि अर्जुन सिंह कुछ देर इंतजार करे ताकि उन दोनों भूमिका और कौटिल्य में से कोई एक अपना काम ख़त्म करके अर्जुन को अपनी योजना बताए कि वह आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉरिशस का हॉस्पिटल जस्ट सेफ इस आइलैंड का सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन बहुमंजिला अस्पताल था।
इसकी शोभा देखते ही बनती थी। आधुनिक तकनीकियों से परिपूर्ण और देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से लाभान्वित यह अस्पताल देश के प्रमुख अस्पतालों में से एक था। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी के विशेषज्ञ इस अस्पताल में काम करने में गौरवान्वित महसूस करते थे। हालांकि इस अस्पताल में सभी विशेषज्ञों को उनकी ही मंजिल पर उनके ही विभागों के साथ पर्सनल कैबिन दिए गए थे। इसके बावजूद अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ खास कैबिन और हॉल बनाए गए थे, जिन्हें कुछ खास उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा गया था। इनमें से ही कुछ कैबिन ऐसे भी थे जो विशेष पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से काम करने अथवा आराम करने के लिए दिए गए थे। यहीं पर बना हुआ एक कैबिन अस्पताल के CEO के लिए सुरक्षित था, जिसे बाहर से देखने पर अथवा उसमें अंदर जाने पर किसी भी इंसान को यही लगता कि यह एक सामान्य कैबिन है। लेकिन इस कैबिन के एक खुफिया दरवाजे से एक बड़े हॉल में प्रवेश किया जा सकता था, जिसमें न सिर्फ अस्पताल की खुफिया फाइलें सुरक्षित थी, बल्कि यहीं पर इससे जुड़ी हुई एक विशेष लैब का भी निर्माण किया गया था, जहां पर बिना किसी को कानो कान भनक हुए किसी भी प्रकार के चिकित्सा संबंधी विशेष परीक्षण किए जा सकते थे। एक प्रकार से इस तरह की सभी छोटी व बड़ी सुविधाएं यहाँ मौजूद थी। इस वक्त अस्पताल के CEO डॉक्टर रत्नेश सेन अपने इसी कैबिन में मौजूद थे, जिनकी उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन कोई भी उन्हें 45 साल से अधिक का नहीं बता सकता था। इस समय वह अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, जिनकी निगाहें अपने सामने मौजूद टेबल पर एक खुली हुई फाइल पर जमी हुई थी, जिसमें किसी मरीज की हिस्ट्री मौजूद थी। वह किसी निश्चित प्रकार की दुर्लभ बीमारी के लक्षणों की पड़ताल करते हुए किसी सर्जरी को अंजाम देने की उधेड़-बुन में लगे हुए थे। ठीक इसी वक्त मारिया आकर उनके कैबिन का दरवाज़ा खटखटाती है और बिना इंतजार किए उसे खोल देती है। उसके आने से डॉक्टर रत्नेश सेन का ध्यान टूट जाता है। डॉक्टर सेन के एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में फाइल थी। आंखों पर स्टाइलिश चश्मा चढ़ा हुआ था। उनके आकर्षक नैन नक्श के साथ सांवला रंग और हष्ट-पुष्ट शरीर किसी को भी आसानी से प्रभावित करने की क्षमता रखता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होते ही बिना ऊपर देखे ही अपने सामान्य लहजे में डॉक्टर रत्नेश सेन बोल पड़ते हैं, मारिया, मैंने कहा था कि कम से कम 2 घंटे मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। इससे पहले कि डॉक्टर रत्नेश आगे कुछ कह पाते, मारिया कहती है, सर, बात ही इतनी अर्जेंट है कि ना चाहकर भी मुझे आना पड़ा। डॉक्टर मारिया डॉक्टर रत्नेश सेन की पर्सनल असिस्टेंट थी। उसके अलावा यहाँ आकर डॉक्टर रत्नेश सेन को काम के बीच में परेशान करने की ना किसी में हिम्मत थी और ना ही किसी को अनुमति थी। इससे भी खास बात यह थी कि इस मंजिल पर आना सभी को अलाउड नहीं था। डॉक्टर रत्नेश अभी भी अपनी गर्दन को नीचे किए हुए थे और मारिया की बात को काटते हुए वह आगे कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि शहर में किसी नई तरह की महामारी ने दस्तक नहीं दी है। अब मारिया कहती है, अगर ऐसा होता तो कम से कम मैं 1 घंटा ज़रूर इंतज़ार करती, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा अर्जेंट है। मारिया की आवाज़ में जितनी जल्दबाजी थी उतनी ही परेशानी भी। इस बार रत्नेश अपनी फाइल में पेन को रखते हुए उसे बंद कर देते हैं और अपना चेहरा उठाकर मारिया की तरफ देखते हैं, फिर उसके आगे बोलने का इंतज़ार करते हैं। मारिया कहती है, आपके लिए एक अजीब फ़ोन कॉल है, आप खुद ही बात कर लीजिए। न जाने वह किस तरह के पेशेंट के बारे में बात कर रही हैं। ना वह पूरी बात बता रही है और ना ही फ़ोन काट रही हैं, बस आपसे ही बात करने की जिद लगाए हुए है। वह जो कुछ भी समझाना चाहती हैं वह सब मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यह टॉपिक आपके ही अंडर आएगा। इसे सिर्फ आप ही टैकल कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मारिया वहाँ रखे हुए टेबल फ़ोन की तरफ देखती है, जिसका मतलब था कि वह उसे लड़की की कॉल को पहले ही डॉक्टर को डाइवर्ट कर चुकी थी। डॉक्टर रत्नेश हल्के से अपनी गर्दन हिलाते हैं, जिसका मतलब था, ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम जा सकती हो। डॉक्टर का इशारा पाते ही मारिया हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से लौट जाती है। डॉक्टर रत्नेश फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, CEO डॉक्टर रत्नेश हियर। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, थैंक गॉड, फाइनली आपसे बात हो रही है। डॉक्टर, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और किसी भी तरह की ना नुकर करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना किसी की ज़िंदगी के लिए भारी साबित हो सकता है। मैं आपसे पूरे कॉरपोरेशन की उम्मीद करती हूँ। इस तरह की बात सुनकर डॉक्टर रत्नेश असमंजस्य की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाला कह रहा हो
कि आपके अस्पताल पर बम गिरने वाला है और इस बम को गिरने से सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर रत्नेश कुछ बोल पाते, दूसरी तरफ से आगे आवाज़ सुनाई देती है। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। वह लड़की अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है, दुनिया का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप सिल्वर ब्लड ग्रुप काल्पनिक है, लेकिन यह ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित होने वाला है जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ आपके अस्पताल के पास है। उसे व्यक्ति की जान को खतरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग उसे अपने फ़ायदे के लिए ढूंढ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर वह उस तक हमसे पहले पहुंच गए तो फिर उसे बचाना नामुमकिन होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मुझे उसका एड्रेस दें ताकि मैं अपनी टीम के साथ उसे सुरक्षा दे सकूं। यह सुनते ही डॉक्टर रत्नेश के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आती हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती। वह झट से टेबल पर रखा हुआ पानी से भरा हुआ ग्लास उठाते हैं और एक सिप में पूरा पानी पी जाते हैं। इसके बाद अपने गले को खंखारते हुए बोलना शुरू करते हैं, क्या आप मेरा कीमती वक्त इस तरह के मजाक के लिए ख़राब कर रही हैं? आई एम वेरी सॉरी मैडम, इस तरह का कोई भी व्यक्ति या जानकारी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है और मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद इस दुनिया में भी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी कल्पनाओं के व्यक्ति से मिलता जुलता हो। फिर हंसने का नाटक करते हुए आगे कहते हैं, वैसे लगता है कि आप कोई बड़ी साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की नई जानकारी मेरे साथ साझा कर रही हैं। खैर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और आपने इस तरह के मजाक के लिए मुझे ही क्यों चुना है? डॉक्टर रत्नेश के इस सवाल पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, डॉक्टर, मैं अपने बारे में आपको कोई विशेष जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि उस व्यक्ति को बचाने के लिए मैं एक खास मिशन पर हूँ। मेरे यहाँ होने की खबर मुजरिमों तक पहुँचने से उस व्यक्ति की जान के लिए खतरा बढ़ सकता है। फ़िलहाल मेहरबानी करके आप अपना और मेरा वक्त बेकार ना करें और जितना जल्दी हो सके उसका एड्रेस मुझे बता दें। इस तरह की बातें डॉक्टर रत्नेश को काफ़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन न जाने किस घबराहट में वह अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने ही कैबिन में टहलते हुए उस लड़की से आगे कहते हैं, बड़ी ही अजीब बात है और साथ में हैरान करने वाली भी है कि आप अपने उस अस्तित्व के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताना चाहती जिसे आप जानती हैं, लेकिन आप मुझसे उस चीज़ के बारे में जानना चाहती हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। आप काफ़ी अच्छा प्रैंक कर लेती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपके प्रैंक को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन से जान बचाने के लिए एक मुश्किल सर्जरी को अंजाम देना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं फ़ोन रख दूं? वैसे तो डॉक्टर रत्नेश को फ़ोन रखने के लिए भूमि से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने वह क्या था जो डॉक्टर रत्नेश को फ़ोन काटने नहीं दे रहा था। डॉक्टर रत्नेश की बात सुनते ही दूसरी तरफ से आवाज़ में रोज़ सुनाई देने लगता है। वह लड़की अपनी बात कहना जारी रखती है, फ़ोन काटने की गलती मत करना, यह कोई प्रैंक नहीं है, सच में किसी की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप उसके बारे में मुझे नहीं बता सकते तो कम से कम उस व्यक्ति को और उसके परिवार को यह सूचना पहुंचा दें कि वह जितना जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाए। उसकी जान को सच में ही खतरा है। अब तक बात करते करते डॉक्टर रत्नेश सामान्य हो चुके थे और वह जवाब देते हुए आगे कहते हैं, आपकी बातों से आप कोई सुपर वूमन जान पड़ती हैं, तो आप अपनी सुपर पावर से ही सब कुछ कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति भी बना लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप क्या बताया था आपने? हाँ, सिल्वर ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप सिल्वर ब्लड ग्रुप हो, और फिर उसके बाद उसे नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन तैयार कर लीजिए। इसके बाद उसे दुश्मनों से बचा लीजिए। फ़िलहाल मेरे पास आपकी इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से याद रहे, दोबारा मुझे या मेरे स्टाफ को परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐसा कहकर डॉक्टर रत्नेश फ़ोन काट देते हैं। यह बात करती हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर भूमि थी। डॉक्टर के फ़ोन रखते ही भूमि के गुस्से का पारा तीसरे आसमान पर पहुंच जाता है। वह तिल मिलाकर लाल हो उठती है। उसके मन में आता है कि वह अपने आसपास की सभी चीज़ों को तहस नहस कर दे, लेकिन उसका गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए इस वक्त उसके पास केवल उसका अपना फ़ोन था। वह अपने फ़ोन को फेंकने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, तभी एक अनजाना हाथ उसके हाथ को रोक लेता है। भूमि को लगता है कि यह अर्जुन सिंह है। वह बिना उसकी ओर देखे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो अर्जुन, वरना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। तभी अचानक से भूमि के कानों में आवाज़ आती है, मैं जिस भूमि को जानता था
उसे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था। लगता है यह चेहरा भूमि का है, लेकिन मेरे सामने खड़ी यह लड़की भूमि नहीं, कोई और है। फिर मुस्कुराते हुए आगे कहता है, क्या भूमि, तुम्हारा गुस्सा तो काफ़ी बढ़ गया है। यह आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी। जैसे ही भूमि उस चेहरे की तरफ देखती है तो भूमि का गुस्सा एक पल में छू हो जाता है और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह झट से कहती है, तुम यहाँ? जस्ट सेफ हॉस्पिटल। वहाँ जस्ट सेफ हॉस्पिटल में डॉक्टर रत्नेश सेन ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इनकार कर दिया था कि इस तरह का कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं है जिस तरह के व्यक्ति के बारे में भूमि जानकारी चाहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर डॉक्टर रत्नेश सेन एक बड़ी दुविधा में फंस गए थे। वह मन ही मन सोचते हैं, इस ब्लड ग्रुप का जन्म कैसे हुआ, यह मैं आज तक भी पता नहीं लगा पाया हूँ। इस पर तमाम रिसर्च करने के बाद भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाया। फिर अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए डॉक्टर रत्नेश आगे सोचते हुए खुद से कहते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार पूरे वर्ल्ड में इस तरह के ब्लड ग्रुप के कुछ ही लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ की सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ साथ उन अस्पतालों ने भी उनकी जानकारी को छुपाया हुआ है जहाँ के वह नागरिक हैं। यह तो तय है कि कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिससे सभी देश अपने ऐसे नागरिकों को कड़ी सुरक्षा दिए हुए हैं। आखिर हमारे ही अस्पताल से यह जानकारी बाहर कैसे जा सकती है, जिसके बारे में हमारे अस्पताल के भी सभी महत्वपूर्ण लोग तक नहीं जानते। जो टीम इसके बारे में जानती है वह बेहद विश्वसनीय है। उन पर शक करना मतलब खुद पर शक करने जैसा है। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि इसकी सूचना ऐसे किसी अनजान के पास कैसे पहुंच सकती है। एक लंबी आह भरते हुए डॉक्टर रत्नेश आगे सोचते हैं, यह डाटा कंप्यूटर में भी नहीं है जिसे हैक किया जा सके। उन बंद फाइलों तक पहुंचना पाताल लोक की 7वीं परत तक पहुंचने जैसा है जिनमें इसकी जानकारी छिपी हुई है। फिर आखिर कैसे यह बात किसी और को पता हो सकती है। अपने कैबिन में टहलते हुए कभी वह अपना माथा सहलाते हुए दिखाई देते हैं तो कभी अपनी चेयर पर बैठकर छत की ओर देखकर कुछ सोचते हुए। इसी तरह सोचते हुए डॉक्टर रत्नेश को करीब आधा घंटा बीत जाता है। डॉक्टर रत्नेश के मन में ख्याल आता है, हो सकता है कि सच में उस बच्चे की ज़िंदगी को कोई खतरा हो। मैं किसी अनजान के साथ इस बारे में बात नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हितैषी क्यों ना हो। उसकी जानकारी अथवा पता किसी को भी बताना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर मैं उस बच्चे के घर वालों को यह खबर दे दूं कि उसकी ज़िंदगी को किसी तरह का खतरा हो सकता है, वह उसे जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे, तो यह किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। वैसे भी वह 10 साल का बच्चा किसी भी तरह से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा सोचकर डॉक्टर रत्नेश बड़ी ही जल्दबाजी में अपना हाथ टेबल पर रखते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं कि तभी उनके मन में ख्याल आता है, यह कोई ट्रैप भी तो हो सकता है। हो सकता है कि यह अंधेरे में चलाया गया कोई तीर हो ताकि मेरे फ़ोन कॉल के जरिए वह लोग उस बच्चे तक पहुंच सकें। मन में यह विचार आते ही डॉक्टर रत्नेश फ़ोन पर से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। ठीक इसी वक्त एक बार फिर से असिस्टेंट मारिया डॉक्टर के कैबिन के दरवाजे को खटखटाती है और बिना इंतजार के दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। फिर हड़बड़ाती हुई डॉक्टर रत्नेश से कहती है, जल्दी चलिए, आपसे मिलने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर आए हैं। वह जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। फिर कुछ झिझकते हुए मारिया आगे कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी इस वक्त आपके चेहरे पर दिखाई दे रही हैं। मारिया की बात सुनकर डॉक्टर रत्नेश सेन हल्के से मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मैं परेशान नहीं हूँ मारिया, बस किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ अगर हमें परेशान करेंगी तो हमारे मरीजों की ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आ पाएंगी। एक डॉक्टर के लिए यह ज़रूरी है कि वह हर परिस्थिति में सामान्य बना रहे। हमारे प्रोफेशन में हमें परिस्थितियों पर हावी होना होता है, परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देना होता है। इसके बाद मारिया की तरफ देखकर आगे कहते हैं, एंड यू बी रिलैक्स। एक पल रुककर डॉक्टर सेन मारिया से पूछते हैं, उन लोगों ने बताया कि उन्हें मुझसे ही क्यों मिलना है, क्या खास वजह है। इस बात पर मारिया जवाब देते हुए कहती है, उनकी बातें भी मुझे उस लड़की की ही तरह कुछ बहकी बहकी सी लग रही थी। उसी की ही तरह यह भी ना पूरी बात बता रहे हैं, ना ही किसी और से मिलना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर रत्नेश सेन अपने कुछ ज़रूरी सामानों को हाथ में उठाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और मारिया से कहते हैं, अब यह मत कहना कि उस लड़की की और पुलिस वालों की बातें भी एक जैसी हैं।
इसके अलावा तुम्हें यह भी लगता है कि मुद्दा भी एक ही है। अब मारिया मुस्कुराकर जवाब देती है, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी कि उनकी बातों से लगता है कि मुद्दा एक ही है। डॉक्टर सेन ऊपर से मुस्कुराते हुए मारिया के साथ अपने कैबिन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ही अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है। एक बार फिर डॉक्टर रत्नेश मारिया से पूछते हैं, इस वक्त वह लोग कहाँ हैं? मारिया जवाब देती है, मैंने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए आपके कैबिन में रुकने के लिए कहा है। डॉक्टर रत्नेश जवाब देते हैं, गुड, अब तुम जाकर अपना काम कर सकती हो, आगे मैं संभाल लूँगा। ऐसा कहकर डॉक्टर रत्नेश अपने ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए कैबिन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर रत्नेश के मन में रह रहकर एक ही सवाल घूम रहा था, अगर पुलिस खुद इस मुद्दे पर काम कर रही है और यहाँ तक उसके बारे में बात करने के लिए पहुँच गई है, तो फिर वह लड़की कौन थी और उस बच्चे के बारे में क्यों जानना चाहती थी? अगर वह पुलिस का हिस्सा होती तो ज़रूर अपने बारे में बताती। अब जब पुलिस यहाँ तक आ ही गई है तो मुझे उस लड़की के बारे में भी पुलिस को बताना होगा। हो सकता है कि वह लड़की ही असली मुजरिम हो।